So we will continue with Ampere's law. If you remember, हमने लास्ट लेक्चर में Ampere's law और उसके दो एप्लीकेशंस कंप्लीट किए थे. पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर और दूसरा था टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड. जो सेकंड एप्लीकेशन था अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड वो हमको वापस डिटेल में करना पड़ेगा बिकॉज इट वाज वेरी क्विक इन द लास्ट सेशन. So we'll start again with Ampere's law, just a very quick revision of Ampere's law, and of course we'll go through both the applications again. मैंने आपको कल बताया था Ampere's law और Gauss law दोनों लगभग सेम है, more or less they are same. Ampere's law से आप फाइंड करते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर और Gauss law से आप फाइंड करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. More or less process is same. Gauss law में you take charges and you want to find out what is electric field due to charge. यहाँ पे you have conductors in which there is current and you want to find out what is magnetic field due to current. In case of Gauss law, हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं और चार्ज को एनक्लोज करते हैं उस गॉसियन सरफेस में. इन केस ऑफ एम्पियर्स लॉ हम लोग एक एम्पेरियन लूप लेते हैं एंड वी एनक्लोज करंट. In Gauss law, you have integration over surface E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon 0. In case of Ampere's law, you have line integral of V bar dot dl bar equal to mu 0 into current enclosed. तो अभी वो पूरा डिटेल में तो हम रिवाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला Ampere's law is basically line integral V bar dot dl bar equal to mu 0 into I enclosed. फिर हमने देखा था हमको फाइंड करना है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन. बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात होता है. ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, due to long straight wire. This is something that we have already covered up in the last session. हमारे पास एक long straight wire है और this long straight wire carries a steady current I. तो whenever there is a current, उसके surrounding region में क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है at some point P, which is at some distance R, let us say from the wire. तो एम्पियर्स लॉ का मैंने आपको कल बताया था कि उसको अप्लाई कैसे करना है. टोल्ड यू द स्टेप्स. तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे आपको एम्पिरियन लूप इमेजिन करना है और एम्पिरियन लूप का शेप डिपेंड करेगा ज्योमेट्री ऑफ, मतलब सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम पे. तो इस केस में हम लोग लूप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर. देन इसके बाद we take a length element at point P, small length element dl, और आप इस एक लेंथ एलिमेंट के लिए you will find out what is b bar dot dl bar. तो b bar dot dl bar is equal to bdl cos theta. Then I have told you, if you remember, of course, b bar और dl bar का डायरेक्शन होता है सेम. क्यों सेम होता है? क्योंकि नंबर वन, लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द सर्कमफेरेंस ही होगा. आपके पास एक लूप था, उस लूप में से आपने छोटा सा पीस निकाल लिया तो द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ एलिमेंट. तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज अलोंग द लूप. तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, दिस इज फिक्स. लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन इज फिक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट. सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू रिमेंबर, imagine wire to be held in your right hand such that thumb is outstretched, fingers are curled. If thumb gives direction of current, curled fingers give direction of. तो अगर आप नोटिस करोगे मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट है दे आर इन द सेम डायरेक्शन. अब नहीं भी याद रहना, याद रखना. अगर आपको ये नहीं याद रहा तो कुछ और तो याद रख ही सकते हो. एंगल जीरो ही बनता है हमेशा. डन. तो एंगल ऐसे केस में जीरो ही होता है. लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होता है इस केस में. तो थीटा जीरो आ गया, थीटा जीरो आ गया तो आपको मिल जाएगा बी बार डॉट डीएल बार, बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू बी डी एल कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है 1. तो यू हैव बी डी एल.
फिर हमने क्या किया था, फिर हमने इंटीग्रेट किया था, रिमेम्बर इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल। बी इज कांस्टेंट। बी कांस्टेंट क्यों? क्योंकि तुम ये लेंथ एलिमेंट पूरे लूप पे कहीं पे भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड इज सेम, क्योंकि करंट सेम था। कोई भी एलिमेंट लो, यहाँ पे एलिमेंट लो तो भी करंट तो वायर में से जो था वही है, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड दो ही चीजों पे करता है, तीन चीजों पे एक्चुअली, एक्चुअली चार पे। पे करंट सेम था, लेंथ एलिमेंट डीएल वो भी सेम था, साइन थीटा वो भी सेम है, और डिस्टेंस वो भी सेम है। करेक्ट, गुड। तो इन दैट केस यू विल हैव बी आउटसाइड इंटीग्रल। और ये जो लेंथ एलिमेंट है तुमने किस पे लेके रखे हैं, सर्कुलर लूप पे, तो सबको तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सर्कल। सर्कल मतलब सर्कमफरेंस बेसिकली। तो दिस विल गिव यू b into 2 pi r. So therefore integration over closed loop b bar dot dl bar is b into 2 pi r. ऐसा मिलता है आपको। Let us call this as equation number 1, right? And then of course you know what is Ampere's law. So according to Ampere's law, integration over closed loop b bar dot dl bar is mu 0 into I enclosed. ये तो तुमको पता ही है। So I enclosed. What is I enclosed? What is current enclosed in this loop? I। एक ही तो वायर है ना, दो वायर होता तो I1 प्लस I2 लिखते। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वायर का करंट सेम डायरेक्शन में है तो I1 प्लस I2, और दोनों में अगर करंट की वैल्यू भी सेम हो गए तो I प्लस I2 I। अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो डिपेंड करेगा I1 बड़ा कि I2 बड़ा। I1 बड़ा है तो I1 माइनस I2, अदरवाइज I2 माइनस I1। या फिर दोनों में अगर सेम करंट है तो जीरो, एक करंट अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड। फिलहाल तो हमारे पास एक ही वायर, तो हम एक ही वायर की बात करेंगे। तो बट एज यू नो करंट एंगल इज I। So therefore from equation number 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 you have what is integration b bar dot dl bar, तुमने अभी फाइंड किया था, b into 2 pi r। म्यू 0 into करंट एंगल कितना है, I। फिर 2 pi r को शिफ्ट कर दो तो b इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमने ये सेम फॉर्मूला डिराइव किया था बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। अब केयरफुल, बी केयरफुल, ये क्वेश्चन बोर्ड में दो बार आया है। एक बार बोला है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, और एक बार बोला है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो जो लॉ बोला है वही अप्लाई करके करना है, नहीं तो मार्क्स गए। बायो-सावर्ट लॉ बोला है तो बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ बोला है तो एम्पियर्स लॉ। उसके बाद हमने देखा था सेकंड केस, मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। अब स्ट्रेट क्यों बोला है, क्योंकि अगला टॉपिक भी सोलेनोइड है लेकिन वो स्ट्रेट सोलेनोइड नहीं है। इसके लिए फिलहाल स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस या एट द सेंटर एक ही बात होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। तो आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर हो। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनोइड, तो पता होना चाहिए। व्हाट इज सोलेनोइड? बेसिकली इट इज अ सिलेंड्रिकल कोर जिसको फॉर्मर बोलते हो, ऑन टॉप ऑफ विच यू हैव वाइंडिंग्स नॉर्मली ऑफ कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग होता है उसके ऊपर, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। तो यू हैव अ कोर हियर, इस कोर के ऊपर यू हैव वाइंडिंग्स, तो वाइंडिंग है इसके ऊपर, यू हैव वाइंडिंग्स। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यू हैव सच वाइंडिंग्स और इसमें से तुम करंट पास करोगे। एंड रिमेंबर करंट का डायरेक्शन जो भी हो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है।
या तो along the axis towards पॉजिटिव या तो टूवर्ड्स नेगेटिव। तो ये आ गया सोलेनोइड, उस पर वाइंडिंग है और ये है एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। देन आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाना है क्लॉकवाइज दिखाओ, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, डज नॉट मैटर। तो हम लोग यहाँ पे करंट दिखा देते हैं ऐसा। गुड। और मैंने कल एक पैरामीटर बताया था स्मॉल एन, याद है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये कहाँ काम में आता है बता देता हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास एक सोलेनोइड है जिसका लेंथ 10 मीटर है और लेट अस से इस पे 10,000 टर्न्स है, टोटल टर्न्स 10,000 है, टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो एक मीटर में कितना हो गया 1000। तो पर मीटर देयर आर 1000 टर्न्स, 1000 टर्न्स पर मीटर। तो 1000 टर्न्स पर मीटर है और अगर सपोज मुझे 3 मीटर में निकालना होगा तो कितना होगा 3000। तो जब हमको एक गिवन लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स निकालने होते हैं तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ काम में आता है, राइट। तो रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एल रेज टू -1 इसके डायमेंशन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था हमको, मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस। और कौन से लॉ से करने वाले हम लोग, तो एम्पियर लॉ का प्रोसेस क्या था, पहले तो आपको करंट को क्या करना चाहिए एनक्लोज। लेकिन ये लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है, मैं पूरे के पूरे करंट को तो एनक्लोज कर नहीं सकता, तो हम लोग एक एक लूप ले लेंगे, इट विल एनक्लोज सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट। और एक जो लूप ले रहे हैं वो उसका एक साइड कम से कम एक्सिस पे होना चाहिए, क्योंकि तुमको कहाँ फाइंड करना है अलोंग द एक्सिस। और यहाँ जो लूप लेते हैं ना, लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। So we take this loop in the form of rectangle and remember intentionally intentionally इसका जो एक साइड है वो मैं बहुत दूर दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया A, ये हो गया B, दिस इज C एंड दिस इज D। जैसे तुमने गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, जैसे गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है, वैसे यहाँ पे एम्पिरियन लूप ड्रॉ होता है। ये एम्पिरियन लूप है, ये भी इमेजिनरी है, इसमें से कोई करंट नहीं पास हो रहा, ये इमेजिनरी है। तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड लिया, तो कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड ऑफ स्मॉल n number of turns per unit length. Imagine it carries a steady current I. To find out magnetic induction along the axis of solenoid, imagine an amperian loop in the shape of rectangle ABCD. Let the length of AB be capital H. Right? हो गया। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या, पहले मेंशन कर दो कि एम्पियर्स लॉ क्या है। So we know that. Sorry, what do you know? What do you know from Ampere's law? So we know that from Ampere's law. What is Ampere's law? Line integral v bar dot dl bar equal to mu 0 into I enclosed. Let us call this as equation number 1. Right? अभी जितने भी तुम्हारे एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन है, सब में यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इसके लिए यहाँ पे तुमको ज्यादा लर्निंग का कुछ है ही नहीं, क्या याद रखना है, वही वही सब सिस्टम समझा दो, बता दो दिया। लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरीज अ करंट I, जो वाइंडिंग है उसमें स्टेडी करंट I है। टू फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, इमेजिन एन एम्पिरियन लूप ABCD वेयर AB का लेंथ है L। देन उसके बाद वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल b bar dot dl bar इक्वल टू म्यू 0 इनटू करंट एनक्लोज्ड, बराबर। गुड। फिर पहले तुम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लो, मतलब b bar dot dl bar सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल। तो इंटीग्रेशन b bar dot dl bar इक्वल टू, ये b bar dot dl bar लूप पे होता है, लूप कौन है ABCD। तो इसके चार पार्ट बनने वाले हैं, एक होगा A to B b bar dot dl bar प्लस उसके बाद B to C b bar dot dl bar प्लस C to D b bar dot dl bar प्लस B to A b bar dot dl bar। और एक चीज याद रखना,
यहाँ पे तुमने क्लोज लूप बोला है, यहाँ पे लूप नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ए टू बी इज नॉट अ लूप, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बी टू सी इज नॉट अ लूप, तो यहाँ लूप नहीं है। लूप के तुमने चार पार्ट अलग कर दिए, तो उधर ऐसा लिखना मतलब, राइट, गुड। अब वन बाय वन हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, बी बार डॉट डी एल बार, ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा। अब आपको देखना पड़ेगा कि बी और डीएल में एंगल कितना है, और ये हमेशा नॉर्मली जीरो आता है। कितना आता है? जीरो। नहीं याद तो कोई बात नहीं, नहीं याद तो फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद रखो, अगर थंब करंट का डायरेक्शन है तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर फिंगर्स करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दिस केस लुक, क्योंकि देखो ये है ना, ये करंट तुमको नीचे जाते हुए दिख रहा है, नीचे नीचे तो फिंगर आर पॉइंटिंग डाउन, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इट इज अलोंग द एक्सिस, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन। उल्टा करंट दिखाओगे तो सिर्फ होगा नेगेटिव साइड पे, और अलोंग द एक्सिस ही होगा, राइट। तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट तुमने ए से दी हुई, तो लेंथ एलिमेंट डीएल का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन है। एंगल कितना है? जीरो। तो हियर बी बार एंड डीएल बार हैव सेम डायरेक्शंस, therefore of course theta equal to zero, therefore integration from a to b, b bar dot dl bar equal to integration from a to b, b dl cos zero, cos zero is 1, so therefore you have this as a to b, b dl cos zero, वो तो 1 आ गया, तो 1। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन dl फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी इंटीग्रेट करोगे सारे लेंथ एलिमेंट को, क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ ए बी वो कितना है? 10। तो ये आपको मिल गया इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, बी बार डॉट डी एल बार, करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलने वाला हूँ। ए टू बी हो गया, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए बाकी है। बी टू सी में अगर तुम देखोगे, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है 90 डिग्री टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है। तो फॉर इंटीग्रेशन b to c, b bar dot dl bar, b and b bar and dl bar are perpendicular, मतलब एंगल इज 90, और अगर एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। बीडीएल cos 90, तो ये हो जाएगा जीरो। तो सिमिलरली डी टू ए के लिए भी वही स्टोरी। फॉर फॉर डी ए एंगल कितना है? 270, तो वापस से इंटीग्रेशन डी टू ए, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू जीरो। ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया, डी टू ए हो गया, बचा कौन? सी टू डी। सी टू डी तुमने जानबूझ के दूर लिया है, और मैंने तुमको बताया था कल, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ कि इसके फील्ड लाइन दिखते कैसे है, क्योंकि आगे काम में आएगा, आपको आने वाले चैप्टर में लगने ही वाला है, तो अब इसे पता होना बेटर है। तो इसके जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑफ कोर्स इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, दे लुक समथिंग, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ। तो एक्सिस पे तो ऐसे ही जाएगा, एक साइड नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल, डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ऐसा होता है। फिर यू गेट समथिंग लाइक लूप लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसा बनता है वो। और जैसे जैसे तुम दूर जाते हो ना, दूर मतलब एक्सिस से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, यू विल सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्पार्स,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पार्स? स्पार्स मतलब वाइडली सेपरेटेड। तो हमने जो वो जो पार्ट था कौन सा सी टू डी, वो तो बहुत ही दूर लिया है। अगर बहुत दूर लिया है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट नहीं है भी तो बहुत कम है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कम होने का मतलब क्या होता है? वीक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। तो सिंस साइड सी डी इज फार अवे, B is zero at side CD, or therefore integration from C to D, B bar dot DL bar is also zero. बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 अगर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू 2 2 3 4 and 5 and 6, from 2 3 4 5 and 6, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप वी बार डॉट डीएल बार, इसमें मिलेगा सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन। इसका इसका किसका किसका ए टू बी का कितना था? बी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो ये आ गया आपका, लेट अस से इक्वेशन नंबर 7। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। एम्पियर्स लॉ का लेफ्ट हैंड साइड है ये, अभी राइट हैंड साइड बाकी है। ऑल्सो करंट एंक्लोज्ड, मैंने कल बताया था आपको। अरे बताना क्या है, सिंपल ही तो है। अगर एक सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न, और उसमें अगर आई करंट है, और अगर मैंने 2 टर्न्स कर दिए तो करंट 2 आई हो गया, 3 कर दिया तो 3 आई हो गया, 4 कर दिया तो 4 आई हो गया। तो जितने टर्न्स होंगे सेम करंट उतनी बार सर्कुलेट होगा। इफ यू हैव 5 टर्न्स तो 5 आई, इफ यू हैव लेट अस से 10 टर्न्स तो 10 आई। हमारे पास इस एम्पियर लूप के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एम्पियर लूप के अंदर, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हो? एम्पियर लूप पे। तो लूप के बाहर क्या करंट है उससे क्या लेना देना है हमारा, तो उसको छोड़ना। लूप के अंदर कितना करंट है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी बोला वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो आपको पहले नंबर ऑफ टर्न्स देखना पड़ेगा, लूप के अंदर कितने टर्न्स। तो कैसे फाइंड करोगे? मैंने अभी बताया था, अगर अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1000 है, तो 5 मीटर में कितने हो गए? 5000। सही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या मिल गया? नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड एम्पेरियन लूप, करेक्ट। और वो सेम करंट कितनी बार लूप के अंदर घूमेगा? NL इंटू आई। तो व्हाट इज करंट एनक्लोज? NL इंटू आई। तो ये याद रखना, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप, इनसाइड एम्पेरियन लूप, करेक्ट। गुड। तो ये अभी इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 7 एंड 8, रिमेंबर इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड था इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार, और ये तुम्हारा क्या आया? बी एल। राइट हैंड साइड क्या था? म्यू इंटू आई एनक्लोज, तुम्हारा ये क्या आ गया? एन एल आई, एल और एल हो गया कैंसर। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस? म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन। और अगला चैप्टर 11 नंबर चैप्टर में ये लगने वाला है, ये पता होगा तो आगे 11 नंबर चैप्टर सुनिए। अब बताता हूँ कि 11 नंबर चैप्टर में होने क्या वाला है। यहाँ जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ करंट। हम बोल ही रहे हैं कि करंट पास हो तो फील्ड है, करंट पास हो तो फील्ड है, लेकिन आपको पता है, आपने सुना है फेरोमैग्नेटिज्म? सुना है क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म? ऐसे मटेरियल होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। देयर आर सम मटेरियल्स विच आर टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट मतलब मैंने अगर करंट पास किया या फिर मैंने अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, पैरा एंड डाई। एंड देयर आर सम मटेरियल्स विच आर परमानेंट मैग्नेट्स, उसको बोलते हो फेरो। अगर मैंने ये
सोलेनॉइड का कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लिया होता तो दो मैग्नेटिक फील्ड आते, एक मटेरियल की वजह से और एक करंट की वजह से। तो करंट का कंट्रीब्यूशन कितना है मैग्नेटिक फील्ड में? म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, भूलना मत। और जो एन आई है ना, एन आई, एन आई, इसको तुम बोलते हो एच। क्या बोलते हो? एच। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको 11 नंबर चैप्टर में लगने वाला है, तो अभी याद रख लेना। contribution of magnetic field at the axis of solenoid due to current is mu zero into Ni, where Ni is called as magnetic field intensity या magnetic intensity। और ये जो तुमने फाइंड किया, ये तुमने फाइंड किया along the axis। कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपको पूछा होता है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। जब तुम सेंटर पे बात करते हो क्या रहा है सेंटर पे? ये करंट नीचे जाएगा, घूम के वापस कहाँ आएगा? ऊपर। नीचे जाएगा, घूम के कहाँ आएगा? ऊपर। हर बार ऐसा होगा, करंट नीचे से ऊपर आएगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ही करंट से आता है ना। अगर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं ओनली नियर द वन एंड, अगर सिर्फ ऊपर के एंड पे ही तुमको सोलेनॉइड के अपर एंड पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, तो कंट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड विल बी ओनली फ्रॉम करंट थ्रू द अपर एंड। तो वो टोटल का क्या हो जाएगा? हाफ। क्या हो जाएगा टोटल का? हाफ। याद रखना। तो मैग्नेटिक इंडक्शन नियर वन एंड ऑफ सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक इंडक्शन नियर वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, near one end of solenoid is half of center। सेंटर पे कितना था? म्यू जीरो एन आई और बाय टू। तो नियर वन एंड इज म्यू जीरो एन आई बाय टू, क्योंकि यहाँ पे आधा करंट ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक ही पार्ट का करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो इतना तो हमने कल देखा था। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक, इफेक्टिवली लास्ट टॉपिक। इफेक्टिवली कुछ रहेगा तो देख लेंगे बाद में, क्योंकि सेंसिटिविटी नाम का एक टॉपिक था, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो आपके नोट्स में नहीं है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो सिलेबस में रखा है कि उड़ा दिया, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ ना। हाँ अभी नहीं, 2-3 साल पहले चेंज हुआ। पुराने सिलेबस में था, पुराने सिलेबस में था। तो उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में निकाल दिया तो निकाल दिया, वापस इंक्लूड किया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर होगा तो मैं वो कल करवा दूंगा। फिलहाल तो अभी आखिरी टॉपिक पे आते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, ऐसा ही है ना? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सिस ऑफ, एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। एक्सिस ही बोला है ना आपको। तो टोरॉइड क्या है? सोलेनॉइड ही है वो। सिर्फ सोलेनॉइड को तुमने, वो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड था उसको बेंड करके डोनट बना दिया, डोनट शेप। तो टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड विच इज बेंड इन द शेप ऑफ अ डोनट। देखा डोनट? देखा है? हाँ, तो डोनट देखा है तो पता होगा। वैसे टेस्ट अच्छा होता है उसका, डिपेंड करता है कहाँ से लेके खा रहे हो ऑफ कोर्स। शुगर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है वैसे। चलो ठीक है, दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ आई मीन ऑफ कोर्स इटली। So you have a solenoid which is bent in the shape of a donut, hollow donut। इसको आप बोलते हो टोरॉइड, और इस पे वाइंडिंग्स है। ये ज्यादा इजी है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कंपैरेटिवली तो सिंपल है। बताता हूँ क्यों। देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड इट, आई टेल यू व्हाई। हो गया। तो रिमेंबर, रिमेंबर टोरॉइड is a solenoid, but band, do not speak, is a solenoid bent in the shape of, in the shape of donut।
हमको फाइंड करना है, ऑफ कोर्स मैं सब कुछ नहीं लिखने वाला यहाँ पे, ऑफ कोर्स हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस डोनट, एक्सिस। तो एक्सिस पे फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सिस आपको पता होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो अगर मैं सोलेनोइड को बेंड कर रहा हूं तो उसका एक्सिस भी क्या हो रहा है, बेंड। वो एक्सिस सेंटर से पास होता था, सोलेनोइड के सेंटर से पास होता ना एक्सिस, यहाँ पे भी एक्सिस कहां से पास होगा, सेंटर। लेकिन एक्सिस क्या शेप ले लेगा, सर्कल। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, दिस इज मोर और लेस एक्सिस ऑफ, ये जो अंदर का, ये जो अंदर का सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, एक्सिस है। किसका एक्सिस है ये, टोरॉइड को। किसका एक्सिस है ये, टोरॉइड का। दिस इज एक्सिस ऑफ टोरॉइड। गुड, राइट। What was the procedure of finding out magnetic induction using Ampere's law? सबसे पहला काम क्या करते हो, करंट को एनक्लोज करते हो बाय ड्राइंग एम्पेरियन लूप। और एम्पेरियन लूप का शेप डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम पे। यहाँ पे बेस्ट वे इज, जो एक्सिस है ना उसी को ओवरलैप कर दो एम्पेरियन लूप। तो जो एक्सिस है उसी के ऊपर हमने एम्पेरियन लूप लगा दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सो एम्पेरियन लूप, imagine an Amperian loop, imagine an Amperian loop in the form of, circle, along the axis, of toroid, along the axis of toroid। और यहाँ पे क्योंकि देखो अब ऐसा है कि बेसिकली दो रेडियस आ गए, एक इनर रेडियस R1, एक आउटर रेडियस R2, R1 और R2। तो इसका जो तुम एवरेज लोगे, इनर और आउटर का जो तुम एवरेज लोगे, वो बन जाता है रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप। तो हियर रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप, is the average radius of toroid, तो एक काम करते हैं, इसको R एवरेज या फिर R बोल लेते हैं, ये आ जाएगा R1 प्लस R2/2। जब लगेगा तब देखेंगे, फिलहाल नहीं लगेगा आपको, डेरिवेशन में नहीं लगने वाला आपको, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते लगेगा हमको। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है, हमारे पास सोलेनोइड था, उसको हमने डोनट का शेप दे दिया, वो टोरॉइड बन गया। वाइंडिंग्स है, करंट इसमें से स्टेडी करंट आए पास करोगे तो वो है। हमको कहाँ फील्ड फाइंड करना है, अलोंग द एक्सिस। सोलेनोइड को तुम अगर टोरॉइड बना रहे हो तो एक्सिस भी सर्कुलर बन रहा है, और एम्पियर्स लॉ आपको अगर यूज करना है तो उसका कुछ स्टेप्स थे, मेथड था। सबसे पहले तो आपको एम्पियरियन लूप इमेजिन करना पड़ता है, जो डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम पे। यहाँ पे जो सिमेट्री है, इसमें बेस्ट चीज ये है कि तुम जो एक्सिस है उसी को क्या मान लो, एम्पेरियन लूप। तो उसका रेडियस क्या आएगा, एवरेज रेडियस, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, R1 और R2, इनर एंड आउटर, राइट। गुड। तो फिर मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया, क्या था प्रोसेस, वी नो दैट, स्टार्ट करना एम्पियर लॉ से। वी नो दैट व्हाट इज एम्पियर लॉ, लाइन इंटीग्रल v bar dot dl bar इक्वल टू u0 into I enclosed, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या फाइंड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर क्या फाइंड करोगे, राइट हैंड साइड। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इंटीग्रेशन v bar dot dl bar, इट विल बी इंटीग्रेशन v dl cos थीटा, करेक्ट। गुड। अब तुम इस पूरे एम्पेरियन लूप पे कहीं पे भी लेंथ एलिमेंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे ले लो, लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जो है ना, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो सेम ही आएगा, इट इज सेम, क्योंकि करंट यहाँ पे सर्कुलर कॉइल से पास हो रहा है। तो करंट अगर सर्कुलर कॉइल से पास हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल करंट सर्कुलर कॉइल से पास हो रहा है, तो थंब विल ऑलवेज पॉइंट अलोंग द एक्सिस। इन दिस केस magnetic field is along the axis of the toroid, and axis of the toroid is Amperian loop.
मैथमेटिक फील्ड इज अलोंग द एम्पीरियन लूप, लेकिन लेंथ एलिमेंट इज आल्सो अलोंग एम्पीरियन लूप। मतलब बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका, बी बार और डी एल बार का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितना है, 0। तो हियर यू हैव थीटा इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0, 1। और बी तो कांस्टेंट ही है, बी कांस्टेंट है ना, तो बी कांस्टेंट है, तो बी आ गया बाहर, क्या बचा, इंटीग्रेशन डी है। ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स को मैं अगर ऐड कर लेता हूँ, मतलब इंटीग्रेट करता हूँ, तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर। क्या मिलेगा, 2 पाई आर, वेयर आर इज एवरेज रेडियस। इसके लिए पहले मेंशन करके रख दिया, वेयर आर इज एवरेज रेडियस। गुड, राइट। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चाहिए, करंट एंक्लोज। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो सोलेनोइड में प्रॉब्लम क्या था और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नहीं है। सोलेनोइड में प्रॉब्लम यह था कि लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है, मैं सारे के सारे टर्न्स को लूप के अंदर एंक्लोज नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने छोटा लूप लिया, ABCD। फिर हमने n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ ऑफ द लूप से मल्टीप्लाई किया। उसने हमको क्या बताया, लूप के अंदर कितने टर्न्स है वायर के, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ विल गिव यू नंबर इनसाइड द लूप। यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे एम्पिरियन लूप के अंदर सारे टर्न्स है कि नहीं, है ना। एम्पिरियन लूप क्या है, ये एम्पिरियन लूप है कि नहीं, ये इसमें सारे टर्न्स आ गए। तो तुमको यहाँ पे लूप के अंदर, एम्पिरियन लूप के अंदर कितने टर्न्स है देखने का काम ही नहीं है यहाँ, सारे ही टर्न्स है। तो अगर मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, कितने, कैपिटल एन, तो करंट एनक्लोज कितना होगा, एन आई वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो सिर्फ प्रॉब्लम का सिमेट्री आपके सॉल्यूशन को इजी बना देगा। मतलब तुमको यहाँ पे वो एन एल करने का मतलब ही नहीं निकलता, सारे टर्म्स एनक्लोज हो गए। तो ये इक्वेशन 2 और 3 वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है बी बार डॉट डी एल बार, वो कितना आया, बी इंटू 2 पाई आर म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन है ना, क्योंकि म्यू जीरो आई एनक्लोज, व्हाट इज आई एनक्लोज, एन है, तो म्यू जीरो एन, राइट। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, बराबर। ये फॉर्मूला और सोलेनोइड का फॉर्मूला सेम है, क्यों। एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक वायर का लेंथ है एल, उसको मैंने सर्कल बना दिया, लेंथ था उसको सर्कल बना दिया, तो लेंथ क्या बन गया, सरकमफ्रेंस, मतलब क्या हो गया, एल इक्वल टू 2 पाई आर, हुआ कि नहीं 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो 2 पाई आर है ये कैसा है, एल है। व्हाट इज एन अपॉन एल, स्मॉल एन। तो फॉर्मूला सेम ही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम ही आएगा ये। तो इट इज म्यू जीरो एन आई वेयर स्मॉल एन इज एन अपॉन 2 पाई आर। फिर इसमें और पिछले केस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स हो जाते हैं एनक्लोज, वहां पे सारे टर्म एनक्लोज नहीं होते, तो फॉर्मूला लगभग सेम है। सिंपल नहीं, दिस इज मच सिंपलर देन द प्रीवियस केस। यहाँ पे सिर्फ आपको याद ये रखना है कि सोलेनोइड था, उसको बेंड करके तुमने बना दिया टोरॉइड, बराबर। तुमको फाइंड करना है टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। प्रोसेस क्या है, एम्पिरियन लूप लेना पड़ेगा। हमने सोचा क्या करे, जो एक्सिस ऑफ टोरॉइड है उधर ही लूप लगा दो, एम्पिरियन लूप, उसको ओवरलैप कर दो किसके साथ, एक्सिस के साथ। इससे फायदा क्या हुआ, नंबर 1, तुमको रेडियस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इट इज एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर। नंबर 2, सारे के सारे टर्म्स एनक्लोज हो गए, राइट। फिर हमने नॉर्मल जो एम्पियर लॉ था, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू जीरो आई एनक्लोज, उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार विल बी बी डी एल कॉस थीटा, थीटा 0 है, बी कांस्टेंट है, तो बी इंटीग्रेशन डी एल, मतलब बेसिकली मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एल इज 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर, ये हो गया लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार। आई एनक्लोज इज एन इंटू आई, क्योंकि एक ही करंट आए एन बार घूमा,
क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, n है, तो करंट एनक्लोज्ड इज ni। तो हो गया, यू विल हैव b into 2 pi r equal to mu 0 ni, तो b equal to mu 0 capital N upon 2 pi r into I capital N upon 2 pi r is small n। हो गया, done। तो that is the end of theory part, and as I told you, I will check if there is that topic of sensitivity। तो अभी हम लोग जाएंगे वापस से न्यूमेरिकल्स के तरफ। तो as far as I remember 10.6 तक सॉल्व एग्जाम्पल हुए थे ना, तो 10.7 ऑनवर्ड्स हमको सॉल्व करना है। 10.7 ऑनवर्ड्स हमको सॉल्व करना है, 10.7 ऑनवर्ड्स मतलब यहां से। ओके, तो ध्यान दो, एज यूजुअल टाइम विल बी गिवन टू यू टू राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू नोट इट डाउन। तो फिलहाल यहां ध्यान दो, एग्जाम्पल 10.7 वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। अ कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ, कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। कोएक्सियल केबल, अभी नॉर्मली नाउअडेज यू विल नॉट गेट टू सी दिस कोएक्सियल केबल, पहले बहुत देखने को मिलते थे क्योंकि आपका जो घर में टीवी कनेक्शन है ना, वो केबल के थ्रू आता था। वो जो केबल ऑपरेटर केबल लगा के जाता था, मैं एलईडी टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, एलईडी टीवी भी लगता है वैसे वो, दे यूज्ड टू पुट अ वेरी बिग थिक केबल, वो कोएक्सियल होता है। मतलब बेसिकली एक केबल होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर वापस एक केबल होता है, और दोनों केबल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं विद द सेम एक्सिस। दोनों का एक्सिस क्या है, सेम। तो कोएक्सियल केबल अगर आपको इमेजिन करना है तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन इट समथिंग लाइक दिस। हमारे पास ये एक इनर कोर है, इनर कोर, इसके अंदर से एक वायर रन हो रहा है, ये वायर है, और उसके बाद उसके ऊपर इंसुलेटर है, तो ये इंसुलेटर है। दिस व्हाइट इज इंसुलेटर एंड द रेड वन इज वायर, और इसके ऊपर से वापस वायर है, इसके ऊपर से वापस वायर है, कंडक्टर है मतलब, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। सेम एक्सिस है दोनों का, और एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस यहाँ पे है, दोनों का एक्सिस इज लाइंग एट द सेंटर। गुड। तो भी कोएक्सियल केबल्स, ये मैंने एक टाइप बताया, कोएक्सियल केबल के बाकी टाइप भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक टाइप है, बाकी भी होते हैं। देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। और कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर, सेंट्रल कंडक्टिंग कोर, सेंट्रल कंडक्टिंग कोर मतलब जो सेंटर में बताया ना, ये थोड़ा सा थिक बताना पड़ेगा, एक कोर है, सेंट्रल कंडक्टिंग कोर, तो ये सेंट्रल कंडक्टिंग कोर है। ओके, ऑफ रेडियस ए, तो ये जो मैंने रेड कलर का बताया कोर्स रेडियस कितना है, ए, एंड अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर, तो ये जो ब्लू में बताया मैंने, ये कोएक्सियल है क्या, यस, क्योंकि सेम एक्सिस है। सिलेंड्रिकल है क्या, यस, और ये आउटर बाहर का कंडक्टर है, ऑफ रेडियस बी। सी फिगर, फिगर इज मिसिंग, तो इसलिए फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूं मैं। हम ये जो देख रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अलोंग द लेंथ। अगर इसको मैं लेंथ के अलोंग काटता हूं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब तुम साइड से देख रहे हो वायर की। अगर तुम वायर को परपेंडिकुलर कट करोगे, परपेंडिकुलर, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। ये है कोर, ये जो रेड में दिखाया मैंने, हाँ ये रेड कोर है, तुम वायर को सामने से देख रहे हो, साइड से नहीं, सामने से। ये एज ऑन होता है साइड से, ये फेस ऑन होता है। तो जब तुम वायर को, अगर तुम वायर को सामने से देखोगे, फेस से देखोगे, तो तुमको दिखेगा अंदर का कोर, और कोर का रेडियस कितना बोला है, ए। व्हाट इज रेडियस ऑफ कोर, ए, ए, तो रेडियस ऑफ कोर हो गया ए, दिस इज ए। और आगे क्या बोला है आपको, और एक कोएक्सियल, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर है, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर, तो ऐसा है, ऐसा मतलब ये जो बाहर और एक सर्कल ड्रॉ किया ना मैंने,
वो ये ब्लू वाला। गुड। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। अब ऐसा इमेजिन कर लेना है सर्कल। ओके। तो इसका रेडियस कितना बोला हुआ है आपको? बी। कितना रेडियस है इसका? बी। चलो ये भी रहने देते हैं, ये भी काम नहीं आएगा, आपको क्या फर्क पड़ता है, डज नॉट मैटर रियली। तो दिस इज दिस मच। ये छोटा वाला जो रेडियस है वो क्या है? ए। और जो बड़ा है वो है बी। बी। तो यू हैव दिस रेडियस एस बी, ये बी है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एम्पिरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। एम्पिरियन लूप लगेगा हमको यहाँ पे। तो ये आ गया बी। दिस इज बी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अभी तक तो कोएक्सियल केबल ही समझा, सिर्फ आगे तो गए नहीं हम लोग। अब आगे जाते हैं। अभी आगे क्या बोला है? द टू कंडक्टर्स कैरी एन इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट। इन एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तुम साइड से देखते ना, साइड से, तो तुमको दिखता अंदर वाला करंट जा रहा है राइट में और बाहर वाला करंट आ रहा है लेफ्ट। लेकिन तुम उसको साइड से नहीं देख रहे हो, तुम उसको सामने से देख रहे हो। हाँ, सामने से देख रहे हो। क्या बोला है? इन एंड आउट। इन एंड आउट। इन मतलब अंदर जाना, और आपको याद है अंदर जाना मतलब डॉट कन्वेंशन होता है, तो ये करंट गया अंदर, डॉट। आउट मतलब बाहर आना, तो जो बाहर का वायर है वहां पे जो करंट है वो क्या दिखाओगे? क्रॉस करंट। क्रॉस मतलब बाहर आना। कितना करंट है? आई। क्योंकि उन्होंने बोला है करंट इज आई इन एंड आउट। क्लियर? पक्का पक्का। आगे क्या बोला है उन्होंने? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर फॉर ए लेस देन आर लेस देन बी, मतलब आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? बीच में आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा। तो पहले केस में आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू वायर्स, और दूसरे केस में आर ग्रेटर देन बी मतलब बाहर, सीधा बाहर, वायर के बाहर। वो तो जीरो ही होने वाला है। क्यों? व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू चार्ज, सॉरी, करंट एनक्लोज इनटू म्यू जीरो। तो तुम पूरे वायर के बाहर सब देखते हो, एक करंट, एक करंट बाहर आ रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है, सेम वैल्यू है, तो नेट करंट कितना हो गया? जीरो। तो दो केसेस, मैं दोनों का डायग्राम इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर लेता हूं। ये केस ए का डायग्राम रहेगा। इनका प्रॉब्लम ही है, ये साथ साथ में नहीं आते, रुक जाते पीछे। चलो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट होता रहता है। गुड। और केस टू। केस टू। फाइन। एनीवेज, ये कितना था? ए। ये कितना है? बी। तो ए और बी। केस नंबर ए में, मतलब केस वन में, आपको फील्ड कहां फाइंड करना है? बिटवीन द टू वायर्स। कहां पे? बिटवीन द टू वायर्स। मतलब जो एम्पीरियन लूप होगा वो यहां कहीं होगा, जैसे एम्पीरियन लूप, दिस वन। और जो सेकेंड केस है वहां पे एम्पीरियन लूप जाएगा बाहर, कंप्लीटली आउटसाइड द वायर, ऐसा आएगा। तो केस वन में जो एम्पीरियन लूप का रेडियस है, एम्पीरियन लूप का रेडियस, इट इज आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। और दूसरे केस में आर इज ग्रेटर देन बी, तो दूसरे केस में आर इज ग्रेटर देन बी। तो कर लेते हैं सॉल्व केस बाय केस। तो केस नंबर वन सिंपल, आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग, क्या दिया है क्या नहीं, वो ठीक है, अभी चलो गिवन पता है तुमको, सब कुछ पता है। इंटीग्रेशन बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई एनक्लोज। वैसे दिस इज जोक। व्हाई? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, तो वही तो है फिर, वही है ये तुम्हारा लूप। एम्पिरिकल लूप कहाँ है? कहाँ है? इनसाइड जो कोर है और बाहर का जो कंडक्टर है उसके बीच में। तो लूप
लूप में सिर्फ कौन सा करंट एनक्लोज हो रहा है, अंदर वाला, बाहर वाला एनक्लोज हो गया नहीं, तो वो तो काउंट ही नहीं होने वाला। तो इन दिस केस, चलो ठीक है, सॉल्व करना है तो कर ही लो। इंटीग्रेशन बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, सही है। व्हाट इज थीटा? जीरो, जीरो ही आता है, इट इज जीरो ओनली, जीरो ही आएगा ये। करके देख लो, राइट हैंड थंब रूल, करंट वाज कमिंग आउट, तो कर्व फिंगर गिव यू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो तुम लूप पे लेंथ एलिमेंट लोगे ना, लूप पे लेंथ एलिमेंट, वो लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, सेम है, तो एंगल जीरो ही आता है। तो यहाँ पे भी एंगल जीरो है, मैं तो पहले ही बोला था कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो कॉस ऑफ जीरो कितना हो गया, 1। तो you will have integration v bar dot dl bar equal to bdl, integration bdl, d क्या है, कांस्टेंट। what is integration dl, 2 पाई आर है। ये जो तुम्हारा एम्पिरियन लूप है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स किए थे, इनको बाद में क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर। फॉलो कर रहे हो कि कुछ और ही चल रहा है? अरे कोएक्सियल, ये उसका कोर हो गया। इसके ऊपर, इसके ऊपर बाहर कड़ा है, कड़ा किसी के पास, ये ये बाहर और एक कंडक्टर है, दिख रहा है। अंदर का जो कोर है उसका रेडियस कितना है, ए, बाहर का जो है क्या है, बी। तुमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बोला है, ए और बी के बीच में, मतलब लूप कहाँ आएगा, ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना तुमको, इसके बीच में, सही है। तो एम्पियरन लूप, ये जो बाहर वाला जो मैंने बताया है वायर जिसका रेडियस बी है, वो एम्पियरन लूप के अंदर आएगी, बाहर गया, बाहर, उसका करंट काउंट होगा क्या, नहीं, तो उसको भूल जाओ अब। भूल गए, भूल गए ना। अभी बचा कौन, कौन बचा, अंदर का, बराबर, राइट, क्लियर, सही है। करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल, करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स। तो फिंगर्स है ना, फिंगर्स, तुमको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर। तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, बराबर। लेकिन लूप भी तो वैसा ही था, तो बी बार और डीएल बार में डायरेक्शन क्या है, तो एंगल कितना है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, वही हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे। हो गया यहाँ तक क्लियर, एंगल जीरो आ गया क्या, यस। अब ये जो तुम्हारा लूप है ना, लूप, उसके तुम छोटे छोटे पार्ट्स किए थे, अभी उसको क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट। तो पूरे लूप को अगर वापस इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर, तो वही लिखा है 2 पाई आर, क्लियर यहाँ तक, राइट। व्हाट इज करंट एनक्लोज्ड, आई, क्योंकि बाहर वाला जो वायर था वो तो लूप के भी बाहर है, तो वो करंट में काउंट ही क्यों करूंगा, काउंट नहीं करेंगे। जैसे गॉस का केस था, गॉसियन सरफेस के बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं होता है, तो करंट काउंट नहीं होगा। अब ये 2 और 3 जाएगा 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, b into 2 pi r, what is right hand side, mu 0 into I, what is b, mu 0 I by 2 pi r। तुमको तो बोल ही दिया था, वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का ही फील्ड पूछना है तुमको, वो अंदर का वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उसका फील्ड खत्म। केस टू, केस टू, केस टू तो करना ही क्या है, जीरो है। केस टू में सिंस r is greater than b, so current enclosed is I1 plus I2, I1 is I, I2 is minus I, तो ये हो गया कैंसर। तो therefore integration b bar dot dl bar equal to mu 0 I enclosed, मतलब कितना आ गया, 0। so integration b dl cos 0, क्योंकि 0 एंगल 0 बनता है, इक्वल टू 0। तो बाकी जो कुछ भी हो, फील्ड कितना है, 0 है। अंदर का जो वायर था उसके करंट ने जितना फील्ड जनरेट किया, बाहर के वायर के करंट ने उसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, हो गया, क्वेश्चन खत्म।